हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के साथ ही हम हमारे चैनल पे क्लास 10 बोर्ड 2025 के लिए मैथ्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप एक क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अगर ऑलरेडी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पेन एंड कॉपी ले लेना है और इस वीडियो के अंदर बताए गए क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का सबसे पहले ट्राई करना है। जहां पे अगर आप अटकते हो उसके बाद आपको सॉल्यूशंस देखना है। तो हमारे सीरीज के सबसे पहले चैप्टर यानी रियल नंबर्स के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स का आपका वेटेज एग्जाम में 6 मार्क्स का होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आई कैन गारंटी यू कि 6 नंबर्स आपके एग्जाम्स में पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी दूसरे क्वेश्चंस को करने का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, रियल नंबर्स को। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, कि एक प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं। तो जरा आप ध्यान रखिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 हो गया और दूसरा वो नंबर खुद हो गया। तो प्राइम नंबर के टोटल सिर्फ दो ही फैक्टर, यहाँ पे दो फैक्टर हमारे होंगे। इसका आंसर 2 हो गया। इस वीडियो को देखते समय आप एक काम कीजिए कि आप जितने क्वेश्चंस बना रहे हैं उस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं यानी 144 और 180 और इसके एचसीएफ को 13m-16 के फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 144 और 180 का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। 144 और 180 का एचसीएफ आप निकाल लो। तो यहां से ये 72 बार में चला गया, ये 36 बार में चला गया, ये 18 बार में चला गया, ये 9, ये 3 से चला गया 1 बार में। और 180 का अगर आप करोगे तो 290 और 2 हो गया आपका 45, फिर ये 3 से हो जाएगा 15 और ये 3 और 5। तो कॉमन फैक्टर्स आपको देखना है एचसीएफ के लिए, कॉमन फैक्टर्स कौन हो जाएंगे। तो ये 2 के बदले एक बार 2 हो गया आपका, फिर इस 2 के बदले एक बार 2 हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया आपका। उसके बाद 2 बार 3 मिल जा रहा है, 2 बार 3 मिल जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने एचसीएफ इसका निकाल लिया। तो ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो आपका एचसीएफ तो आपका आ चुका है 36 वैल्यू। तो एचसीएफ जो है आपका वो है 36 और एचसीएफ किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो 13m-16 के फॉर्म में, यानी इसके बगल में आप 13m-16 रखोगे, ये हो गया 36। 16 को उस साइड आप भेजोगे, 36 प्लस 16 हो गया यहाँ से 13m इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 52। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने जरूर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगेन ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका कि आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं और उसका एचसीएफ जो है वो एक फॉर्मेट में दिया हुआ है, m के फॉर्मेट में। आपको m का वैल्यू बताना है। जैसा कि मैंने देखो कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस साल के 2025 के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में होमवर्क क्वेश्चन में आप इसका आंसर बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। The largest number which divides 650 and 963, leaving remainders 6 in each case is। देखिए अक्सर बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत डाउट होता है कि जब अगर थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम दे दिया हो, आपको फाइंड करना है कि एचसीएफ निकलेगा कि एचसीएम निकलेगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एक सिंपल सा इसका ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर निकाल के दो, वो सबसे बड़ा नंबर निकाल के दो जो 615 और 963 दोनों को डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के साथ में ये रिमाइंडर दोनों केस में कितना बच रहा है, 6। मतलब हमें इन सभी ऑप्शंस में से वो एक ऐसा नंबर निकाल के देना है जो 615 और 963 दोनों को डिवाइड करेगा, तो उसमें रिमाइंडर बन जाएगा 6। तो अगर ये रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इन दोनों नंबर्स में से ये 6 को माइनस कर देना है। यानी 615 में से भी आपको 6 पहले माइनस कर लेना है और 963 में से भी 6 माइनस कर लेना है। तो यहाँ का आंसर आपका हो जाएगा 609 और यहाँ का आंसर आपका हो जाएगा 557। तो 609 एंड 957 का आपको एचसीएफ निकाल के दे देना है।
तो अब हमें 609 और 927 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जिससे आप कंफर्टेबल हो। एक मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और दूसरा मेथड हमारा डिवीजन मेथड होता है। तो हम डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। आपको 609 को और 957 को डिवाइड करना है, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है बड़े वाले नंबर को। तो ये 1 बार में आपका चल जाएगा 609 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे 17 में से 9 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 बच जाएगा। ये हो गया आपका 4 हो गया यहाँ से, और ये हो गया आपका 3। अब जो आपका यहाँ रिमाइंडर बच गया 348, आप उससे डिवाइड करोगे इस वाले नंबर में, यानी 609 को आप डिवाइड करोगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से एक बार में चल जाना चाहिए, ये एक बार में चल जाएगा 348। माइनस करोगे 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर आपका यहाँ पे 348 आपको डिवाइड कर लेना है। 348 को मैंने यहाँ कर दे रहा हूँ 261 है, और 348 को डिवाइड कर लो, ये भी एक बार में चल जाएगा 261। रिमाइंडर आपका बच जाएगा यहाँ से 7, 14 में से जाएगा तो आपका हो गया 4 और 2 6 8 हो गया, और ये हो गया कैंसिल। यहाँ से बचा 261 को काट दीजिए। देखिए अब 87 के टेबल से 3 बार में ये कंप्लीटली चल जाएगा 3 बार में, और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, ये रिमाइंडर 261, ये रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0, रिमाइंडर इसमें 0 आ जाएगा। तो जिस केस में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो वाला क्वेश्चन ही आपका यहाँ पे एचसीएफ होता है। एचसीएफ हमें पता चल गया कि एचसीएफ कितना है 87, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 87C। एक बार मैं वापस रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया। देखिए जब भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो जो गिवन इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है विद लिविंग रिमाइंडर्स, तो जो रिमाइंडर्स आपको क्वेश्चंस में दिए होंगे सबसे पहले आपको उस वाले नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों ही केस में रिमाइंडर 6 था, तो हमने 6 माइनस कर लिया दोनों नंबर से। अब रही बात की सर कि एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, तो जैसा मैंने कहा था एक बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आप बना रहे हो और आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो गिवन नंबर से छोटे हैं, गिवन नंबर से आपका 615 और 963 उससे छोटा है, ये सारे नंबर जो दिख रहा है इन दोनों नंबर से छोटे हैं, तो आपको इस केस में एचसीएफ निकाल लेना है। और अगर आपके ऑप्शंस गिवन नंबर से बड़े हो गए तो उस केस में आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। सिंपल सा ट्रिक है, आप कभी भी गलती नहीं करोगे इस ट्रिक से। तो देखिए तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम से पूछते हैं, आपके 3 मार्क्स में पूछते हैं या 2 मार्क्स में भी पूछते हैं। सबसे पहले आपको रिमाइंडर को माइनस कर लेना है और 2 नंबर या 3 नंबर जितने भी नंबर दिए हो उन सभी का एचसीएफ निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको देखो दिए हुए हैं, एक है p आपका, और जो p है वो फॉर्मेट में लिखा हुआ है x क्यूब और y स्क्वायर के फॉर्मेट में, और जो दूसरा नंबर है q वो है xy क्यूब के फॉर्मेट में दिया हुआ है। जहां पे x और y प्राइम नंबर है तो आपको p और q का एचसीएफ निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको दिखेगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले p का आपको ये जो दिया हुआ है फॉर्मेट आपको उसको ब्रेक करके देखिए, यहाँ पे x x और x हो गया और ये y इंटू वाई हो गया। उसी तरह से आपका q जो है उसको ब्रेक करो, x इंटू वाई 3 बार है, y लिख दिया। अब आपको एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो दिए गए नंबर्स है 2 नंबर से 3 नंबर्स उनमें वो सारे नंबर्स को सेलेक्ट करके जाओ जो कॉमन है। यहाँ पे आप देखो कॉमन क्या है, ये एक y कॉमन हो गया, फिर एक y कॉमन हो गया और एक x कॉमन हो गया। इसके अलावा तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, एक x हो गया और 2 y हो गया। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, x एक बार और y 2 बार, यानी y पावर 2। ऐसा कहीं अगर ऑप्शन में होगा तो वो सही हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे x y 2, तो आप क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। क्वेश्चंस को साथ में आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सिंपली वीडियो देखने से कोई फायदा आपको नहीं होगा। आप कॉपी ले लो और इसको साथ में सॉल्व करो। जहां पे आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आप वहां वीडियो को पॉज करो, जहां से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे आप उस पार्ट को सॉल्यूशन में देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में अब बढ़ते हैं हम लोग। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। देखिए बहुत इजी था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या बोला है इसमें, हमें एलसीएम निकाल के देना है, तो 2 नंबर्स का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या बोला है, 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर ले लो। एक 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन होता है, सोचो, आप दिमाग लगाओ थोड़ा, सोचो 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर ढूंढना है आपको। तो सर कंपोजिट नंबर क्या होता है ये हमें नहीं पता। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी कि 2 फैक्टर्स से ज्यादा हो। जैसे आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो गया 4, क्योंकि 4 आपका 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो कोई भी ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट। जैसे आपको सोचना है सबसे पहला 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन है, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, सॉरी सबसे छोटा नंबर स्टार्ट होता है आपका 10 से। तो आप क्या देखो, क्या ये 10 एक कंपोजिट नंबर है, 10 का फैक्टर्स हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया।
तो 4 फैक्टर्स हो गए इसके, तो 10 एक कंपोजिट नंबर है और 10 सबसे छोटा 2 डिजिट वाला कंपोजिट नंबर है। तो पहला नंबर तो आपको पता चल गया 10 हो गया। उसके बाद आपको क्या बोला है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भी 4 होता है, तो ये आपको 4 पता चल गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, 4 और 10 का एलसीएम निकाल के देना है। तो एलसीएम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा और आंसर्स कमेंट में लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर के हिसाब से उसका आंसर आप खुद से सॉल्व करके लिखिए। देखिए 10 और 4 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ पे 2 के टेबल से सबसे पहले ये 2 हो जाएगा, 2 से 5 अपॉन 1, 5 बाहर चला गया, 5 4 जा 5 4 जा आपको 20, यहाँ पे 20 सी नंबर इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यस ये देखें सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपको होमवर्क के लिए है। यानी यहाँ पे एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इस बार थोड़ा सा अलग क्या कर दिया है, सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, दो नंबर से इसका एचसीएफ निकाल के देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट में इसका आंसर लिख के बता दो। देखो कमेंट में लिख के बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है और इस चैप्टर पे आपका कमांड है, यानी कि आप 6 मार्क्स तो आपके गारंटी हो ही चुके हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में आप लिखते जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The HCF of two numbers is 27, LCM is 162. If one of the two numbers is 54, find the other number. आपको दो नंबर्स बता रखे हैं, उसके एचसीएफ और उसका एलसीएम दोनों दिया हुआ है। उनमें से एक नंबर आपको पता है, दूसरा नंबर पूछ रहा है क्या होगा। तो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा, समझते हैं इसको। इसको जानने के लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए इस चैप्टर का, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने से वो दो नंबर्स आ जाते हैं जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम ले रहे हो। यानी जिन दो नंबर्स का एचसीएफ आपने निकाला है और उनका एलसीएम निकाला है, उन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो उस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अब देखो इनमें से क्या क्या आपको गिवन है। देखो एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एचसीएफ की जगह 27 रख दो। क्या एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम आपको दिया हुआ है 162 रख दोगे। ये ए और बी क्या है, ए और बी बहुत सिंपल सा चीज है। ए और बी वो दो नंबर जिनका एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल रहे हो, तो उनमें से एक नंबर आपको 54 पता है, यहाँ पे ए या बी किसी की जगह 54 रख दो, बी वाला नंबर निकालना है। बी वाला नंबर कैसे निकालोगे, आप देखो 54 को इधर ले आओ डिवाइड में, तो ये 54 में आ जाएगा। तो बी नंबर हमारा ऐसे निकलेगा, 27 के टेबल से 2 बार में चला गया 54 और 2 के टेबल से चला गया 81 बार में 61। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 81। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का आपको समझ में आ गया कि दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हमारा। चलिए आई होप आप कमेंट्स कर रहे होगे, अपना आंसर सॉल्व करते जाओ आप और क्वेश्चन नंबर के हिसाब से उसका आंसर आप कमेंट में लिखो। कमेंट में लिखने से क्या होगा, कमेंट में अगर आप लिखोगे तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा कि हाँ सर जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या हो सके सारे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले रहे हो खुद से ही, आपको हो सके सॉल्यूशंस यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी। इससे समझ में आता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे तो आप सॉल्यूशंस को देखिए, उसके बाद एक बार फिर से ट्राई करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। Two numbers are in the ratio 15:11. If their HCF is 13, then the numbers will be। ये बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो नंबर हमें दे रखा है, ठीक है, और उसका रेशियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको HCF दे रखा है और आपसे क्या पूछा है भैया कि नंबर्स क्या है। देखो तो आप जितने भी क्लास में अभी तक आप धीरे धीरे करके आगे बढ़े हो, आपको पता होना चाहिए जब भी रेशियो क्वेश्चन आता है आपको वहां पे एक वेरिएबल लेट करना है। ठीक है, आप कुछ भी लेट कर लो। यहाँ दो नंबर्स है, तो दो नंबर जो हमने माना, पहला के लिए हम मान लेते हैं ये 15x हो गया और दूसरा नंबर हमारा जो b हो गया वो 11x हो गया। ठीक है, x हमने लेट किया तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 15x और सेकंड नंबर क्या हो गया 11x। अब इन दोनों का एचसीएफ आपको 13 मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो यहाँ पे, तो अगर आप देखो, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 3 × 5 में टूटेगा और ये बचा हुआ x में टूटेगा। ये आपका 11 टूटेगा नहीं और ये x में टूटेगा। कॉमन यहाँ फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, सही कहा आपने, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया x। तो कॉमन फैक्टर तो आपने बताया सर जो कॉमन फैक्टर होता है वही तो हमारा एचसीएफ होता है। क्या इसका मतलब आपको पता चल गया कि x का वैल्यू कितना है, x हमारा एचसीएफ के बराबर है और एचसीएफ का वैल्यू दे रखा है आपका 30, यानी x कितना हो गया बताओ, x हो गया 30। आपको x निकालना था, x आपका एचसीएफ आ रहा था, एचसीएफ का वैल्यू दे रखा था 30, आपका x आ गया। सर x का क्या करेंगे, x का एक काम करो, x को पुट करो जहां पे आपने माना था नंबर a और b और वहां से a और b का आंसर निकालोगे। देखो क्या हो जाएगा आपका, a कैसे निकालोगे, तो 15 × x का वैल्यू यानी कि 13 हो गया और 11 × x का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 11 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3
4 और ये 143। 143 कहाँ है भाई? 143 सेकंड वाला नंबर, दो ऑप्शन है, एक तो लास्ट वाला हो गया, एक फर्स्ट वाला हो गया। चलो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप बता दो कितना होता है ये 150 हो गया आपका, और ये मल्टीप्लाइड बाई 345 यानी 195। देखो तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, 195 और 143। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट तो आप वीडियो को रिवर्स करो, आप पीछे जाओ और फिर से एक बार समझो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। ओ वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिक्कत वाला बात है। बच्चों लोग को अक्सर इसी तरह के क्वेश्चंस में उनको समझ नहीं आता है कि एचसीएफ निकाले सर कि एलसीएम निकाले। तो देखिए आज बहुत सिंप्लीफाई तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो देखो भाई 90% तो आपका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। अब बाकी आप इतना तेज हो, मैं आपको मान रहा हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम तो आप निकाल लोगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, तो बोला एक मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन साथ चलते हैं और उनके जो कदम है जब वो चल रहा है, यानी देखिए यहाँ पे 3 पर्सन है, यहाँ पे पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन ए, चलिए पर्सन ए, बी और सी। ये जब पर्सन चलता है इसका पहला कदम का जो स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर, और ये वाले का 42 सेंटीमीटर है, और इस वाले का 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि पहला वाला जब चलता है तो पहला वाला का स्टेप का कदम कितना है 40 सेंटीमीटर, दूसरा वाला जब स्टेप चलता है तो 42 सेंटीमीटर तक जा पाता है। ठीक है, ज्यादा लंबा स्टेप है उसका, और सी वाले का 45 सेंटीमीटर, तो सबसे लंबा तो सी जा रहा है। देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट सेट। पूछा कि कितना डिस्टेंस उनको जाना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा ताकि वो सब ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन तीनों एक साथ मिल जाए एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स का क्या मतलब है, यानी कि सब कोई नेचुरल नंबर्स में ही रहे। जैसे किसी ने 4 स्टेप चला तो किसी ने 5, किसी ने 6, ठीक है, 4.5 स्टेप, 5.5 स्टेप्स, इस तरह के स्टेप्स हैं। तो करना क्या है सर, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम। देखो एक ट्रिक देते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा बात है, आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना है। तो आप सोचो यहाँ पे जब ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये इन सभी नंबर से बड़ा होगा, मतलब जो आपका डिस्टेंस आने वाला है देखो वो 40 सेंटीमीटर, 42 और 45 से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि कुछ दूर तो चलेगा, ये 2 कदम, ये 3 कदम, ये 4 कदम, जो भी कदम तो चल रहा होगा वो 45 वाले से तो बड़ा ही होगा, मैक्सिमम से तो बड़ा ही होगा, कहीं पे जाके मिलेगा, हो सके 100 सेंटीमीटर पे जाके मिले या 200 सेंटीमीटर पे ज्यादा मिले, तो जहां पे भी वो जाके मिलेगा तो आपको देखो यहाँ समझ लेना है कि इन नंबर से, इन सभी नंबर से आपका आंसर जो आने वाला है वो बड़ा आने वाला है। जब आपको बड़ा नंबर निकालना है तो यानी कि आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम, और गिवन नंबर से जब आपको छोटा नंबर निकालना रहता है तो आपको निकालना होता है एलसीएम। अब 40, 42 और 45 का एलसीएम निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 के टेबल से अगर आप करते हो तो ये 20 बार में चल जाएगा, ये आपका चल जाएगा 21 बार में, ये ऐसे एज इट इज उतार दो। तो इसको और ब्रेक करते जाओ आप, तो चलिए आप 3 से ब्रेक कर लो, इसको 3 से ब्रेक कर लो, ये 20 उतर जाएगा, ये 7 से उतर जाएगा, ये 3 से 15 बार में चल जाएगा। फिर आप यहाँ से 5 से ब्रेक कर लो, ये 4 बार में चल जाएगा, ये 7 बार में चल जाएगा, ये 3 बार में चल जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर्स बच गए सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 3 6 हो गया, 6 5 30 हो गया, 30 इंटू 4 हो गया 120, 120 इंटू हो गया आपका 21 यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ब्रेक करके मल्टीप्लाई करो, इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया 360 इंटू 7, ये 0 हो गया, 642 हो गया, हाथ मेरा 4, और ये 2520, इसका आंसर हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर के बाद वो तीनों पर्सन्स ए, बी और सी, तीनों पर्सन्स वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट से 2500 सेंटीमीटर बाद जाके वो तीनों मिल जाएंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत आता है, आई होप वो अब से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बस ये ध्यान रख लेना है कि जो आपका आंसर आने वाला है वो दिए गए नंबर से बड़ा नंबर आएगा तो एलसीएम, और दिए गए नंबर से छोटा नंबर आएगा तो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेम है वर्ड प्रॉब्लम में। देखिए हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, 3 बेल्स जो रिंग करता है 4, 7 और 14 मिनट्स के इंटरवल, 3 घंटी है आपकी। ठीक है, 3 घंटी है, यहाँ पे घंटी बना लेता हूँ, ये देखो 3 घंटी है, 3 घंटी है। पहला बेल जो है ये बेल 1 है हमारा, बेल 2 है और बेल 3 है, बेल 3। तो पहला जो बेल है वो 4 मिनट में बजता है, हर 4 मिनट में, मतलब अभी बजा तो फिर 4 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद, इस तरह से 4 मिनट के इंटरवल पे बजता है। ये वाला 7 मिनट के इंटरवल पे बजता है और वो वाला 14 मिनट के इंटरवल पे बजता है।
आपसे क्वेश्चन क्या पूछ के रखा है कि 6 बजे तीनों बेल्स साथ में बजे थे। 6 बजे, सुबह के 6 बजे, देखो बहुत जरूरी है, सुबह के 6 बजे इस टाइम आप सोए हुए हो गए, तो ये तीनों अलार्म है, समझ लो कि तीन आपने अलार्म लगा के रखा हुआ था, तीन अलग अलग फोन में, ये तीनों अलार्म एक साथ बजे भैया, कितना, 6 बजे, ठीक है। अब आपसे आगे पूछ के रखा है कि व्हेन द थ्री बेल्स विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट। अब वापस बताओ इस टाइम से कितने टाइम के बाद तीनों बेल वापस बजेंगे साथ में। तो आप अभी मैंने आपको एक ट्रिक दिया कि आपको जो नंबर्स गिवन है देखो, उससे अगर बड़ा नंबर फाइंड करना होगा तो एलसीएम, और छोटा नंबर फाइंड करना होगा तो एचसीएफ निकालना है। तो देखो ब्रेक डाउन करते हैं इस क्वेश्चन को और फिर समझेंगे क्या निकालना है। अगर ये बेल 4 मिनट में बजता है तो फिर 6:04 में बजेगा, क्योंकि 6 बजे तीनों बज चुका है, तो ये 6:04 में बजेगा, ये 6:07 में बजेगा, और ये 6:14 में बजेगा। फिर ये वाला बेल जो होगा वो 6:08 में बजेगा, और ये वाला 6:14 में बजेगा, और फिर ये 6 बज के आपका बजेगा 28 में। तो आप देख रहे हो कि ये तीनों बेल्स भैया एक किसी टाइम पे तो अभी नहीं बजे, कोई ना कोई तो ऐसा टाइम होगा 6 बजे के बाद, कोई ना कोई ऐसा टाइम तो होगा, 7 बजे, 7:10, 7:50, कहीं तो ऐसा टाइम होगा जहां पर ये तीनों बेल साथ में वापस बज होंगे। यानी कि ये जो 4 मिनट पे तो नहीं होने वाला है, 6 बजने के बाद 4 मिनट में तो तीनों नहीं बजा, ना ही 7 मिनट के बाद तीनों बजा, देखो 7 मिनट के बाद भी तीनों नहीं बजेगा, ना ही 14 मिनट के बाद तीनों बजेगा। यानी कि इन तीनों नंबर से आपका बड़ा नंबर आंसर आने वाला है। इन तीनों नंबर्स के अंदर का आंसर तो आएगा नहीं, तो बड़ा नंबर में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 4, 7 और 14 का एलसीएम निकाल दो। 4, 7 और 14 का एलसीएम देखो, 4, 7 और 14, 4 आपका 7 और 14 का आपको, सॉरी 4, 7 और 8, 4 हो गया, 7 हो गया और 14 हो गया। इसका ब्रेकडाउन करोगे तो 2, 2 में ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये तो पहले से प्राइम नंबर है, और ये हो गया 2 और 7 में। तो क्या है भैया, एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे निकलता है, जो नंबर सेम हो गए, सेम वाले नंबर्स को लिख लो, तो सेम तो तीनों में कोई दिख नहीं रहा है, तो सारे नंबर्स लिखा जाएंगे 2, 2, 7, फिर 2 और फिर 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ये 4 हो गया, यहाँ से ये 2, 49, 49 हो गया, और ये 2 हो गया, तो ये 8 हो गया, 49, सॉरी 49, 49 इंटू 8 आपको कर लेना, 8 टाइम 72 हो गया, हाथ मेरा 7, 36 और 7, 36 और 7 कितना हो गया आपका 43, कितना हो गया 43 चला गया, 36 नहीं, सॉरी 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 32, 32 था नहीं आपका, 4 इंटू 32 है, 8 बार में करना है, 72 7 बार में, ये 32 और 7, 32 और 7 कितना होता है 392, यानी 392 मतलब सर 392 मिनट्स के बाद ये तीन बेल्स वापस बजेंगे। अब 6 बजे से 392 मिनट्स के बाद ये बेल्स 7 बजेंगे। इसको आप आवर्स में चेंज कर लो, देखो यहाँ पे जो 692 है, 692 को आप आवर्स में चेंज कर लो, 692 को आवर्स में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर लो, 60 से डिवाइड करोगे तो आपको देखो 5 घंटा हो गया, 6 5 जा 300, 6 6 जा 6 6 जा 6 7 जा से भी हो जाएगा ना, सॉरी 6 7 जा हो जाएगा, 6 7 जा 6 7 जा 6 7 जा 6 7 जा 42, नहीं 6 6 जा 6 6 जा 360 हो गया आपका, यहाँ से बच जाएगा 32, यानी कि 6 घंटे 32 मिनट बाद फिर से ये बेल्स बजेंगे। 6 घंटे 32 मिनट के बाद ये बेल्स फिर से बजेंगे। तो ये आपको आंसर यहाँ पे हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी गिवन नंबर से बड़े नंबर आपको निकालना होता है तो वहां आप निकालोगे एलसीएम, और छोटा नंबर निकालना होगा तो वहां निकालते हो आप एचसीएफ। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस 15 ये कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है क्या, एक कंपोजिट नंबर है, नहीं प्राइम है सर, नहीं कंपोजिट है, और भैया नन ऑफ दिस में से कुछ भी नहीं। तो देखो क्या करोगे इस तरह के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे मैंने एमसीक्यू में करवा रखा है तो हो सके आपके एग्जाम्स में ये 2 मार्क्स में भी दे दे। 2 मार्क्स में आपको कैसे देगा, 2 मार्क्स में आप इसको, चलो पहले देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, फिर हम बताते हैं कि आपको ये 2 मार्क्स में कैसे देगा। क्या करना है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जब देखने को मिले तो आप कॉमन ले लो। देखो यहाँ तक एक टर्म हो गया आपका और ये दूसरा टर्म हो गया, इन दोनों में से आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन हो गया आपका 15, तो ये बच जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 11, यहाँ बच जाएगा 13, यहाँ बच जाएगा +1। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये कितना हो जाएगा, ये 3 है, 4 है, ये 1 है, और ये 7 है, ये +1 है, 15 है, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 30 कैरी 3, 7 ये 1001 + 1 यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 1002। तो
तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो 15 जो है इसका फैक्टराइजेशन आएगा ऐसा 5 into 3, और 1002 है तो कम से कम यहाँ 2 तो दिख ही रहा है, 2 से तो आप डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा फिर आपका कितना है 500, 501 बच जाएगा। देखो मैंने क्या किया, नंबर्स को कॉमन ले लिए, सिंप्लीफाई किया तो दो नंबर्स मिले, 15 मिला और 1002 मिला। 15 आपका टूट जाता है 5 into 3 में, और ये जो 1002 है ये 2 into 501 में टूटा। तो ऑलरेडी आप देखो कि यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स हो गए भैया। कौन कौन फैक्टर हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और 501 है, 501 है, ये भी 3 से और जाएगा। तो याद करो प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 हो गया और एक वो खुद हो गया। तो यहाँ पे तो कई सारे फैक्टर्स है, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा कंपोजिट। ये नंबर आपका क्या होगा, कंपोजिट होगा। कंपोजिट क्या होता है भैया, जिसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कम से कम उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। एक 1 होगा, वो एक नंबर खुद होगा, और एटलीस्ट एक तीसरा फैक्टर होगा कंपोजिट में। सबसे छोटा आप कंपोजिट नंबर का एग्जांपल देखो, जैसे 4 है, तो 4 में क्या क्या फैक्टर्स है, एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। एक 1 और 4 ये दो नंबर्स तो है ही, उसके अलावा ये जो 2 है, 2 भी उसका एक फैक्टर है। तो प्राइम नंबर के पास एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होगा, एक 1, एक वो नंबर और एक कोई और दूसरा नंबर। तो यहाँ पे तो इतने सारे नंबर्स इसके दिख गए, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। अब जैसा कि हमने बात किया था कि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में कैसे आएगा, तो 2 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको प्रूव करके यहाँ लिख देगा, बोलेगा कि प्रूव दैट या शो दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये एक कंपोजिट नंबर है, ऐसा शो करने के लिए बोल देगा। तो आपको यहाँ तक लिखा करके दिखाना है, उसके बाद आपको लिखना है कि सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। हमारे यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स है, इसीलिए ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एजर्शन रीजन आ गया। देखो एजर्शन रीजन में भी बच्चों को काफी दिक्कत होता है, ठीक है। तो करते हैं हमारा कैसे होगा समझते हैं। देखिए एजर्शन हमारा क्या बोला है, बोला तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं, उसका एचसीएफ आपको दिया हुआ है, और आपका क्या एलसीएम फिर इतना होगा कि नहीं होगा। तो देखो हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या भैया कुछ समझ नहीं आया, देखिए कुछ समझ नहीं आया तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से तो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। जरा हम चेक करते हैं कि जो गिवंस आपका वैल्यू दे रखा है वो सही है कि नहीं। प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, यानी ए और बी दोनों पहले से मल्टीप्लाई करके आपको दे रखा है। यहाँ पे 5 7 8 0 दे रखा है, उनमें से एचसीएफ दे रखा है आपका 17 दे रखा है। तो क्या एलसीएम इतना आएगा कि नहीं आएगा, जरा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो 340 यहाँ पे एलसीएम है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या इतना आता है कि नहीं आता है, ये देख लेते हैं। चलो आप देखते हैं, 34 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 ये दिख जाएगा, 23 ये 4 और ये 3 बार में, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 7 हो गया, 5 हो गया और एक 0 हो गया। देखो बिल्कुल सही है, यानी कि एजर्शन आपका करेक्ट है, एजर्शन करेक्ट है। देखो एजर्शन करेक्ट है। अब रीजन क्या बोला है कि बोला है एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। आपका जो एचसीएफ है वो एलसीएम का हमेशा एक फैक्टर होगा। एचसीएफ जो नंबर है क्या वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा, फैक्टर होना मतलब डिवाइड करेगा। चलो देखते हैं इसी क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो आपका एचसीएफ कितना था, 17 था, एचसीएफ 17 था, और एलसीएम कितना था, एलसीएम 340 था। तो क्या ये एचसीएफ 340 वाले यानी एलसीएम को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। फैक्टर होने का क्या मतलब है, डिवाइड करना, कंप्लीटली डिवाइड करना बिना किसी रिमाइंडर छोड़े हुए। आपको क्लियरली दिख रहा है ये 2 बार में चल जाएगा 34, और आपका यहाँ पे एक 0 बार में चला गया। तो ये हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो आपका एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। आप दो नंबर्स का जब एचसीएफ निकालोगे तो वो नंबर हमेशा उनके एलसीएम को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े हुए, बिना किसी रिमाइंडर को लीव किए हुए। तो ये स्टेटमेंट सही है। सर इसके बाद भी हमें प्रॉब्लम आता है, एजर्शन तो पता चल गया सही है, रीजन भी हमें पता चल गया कि सही है, लेकिन क्या ये ऊपर वाले जो एजर्शन है उसका सही एक्सप्लेनेशन है, ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है, तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये देखो ये जो स्टेटमेंट का बात किया था ये तो हमने मान लिया कि एलसीएम हमेशा एक एलसीएम का क्या होगा, फैक्टर होगा, गुड। लेकिन ये जो आपका ऊपर वाला स्टेटमेंट था ये तो इस रीजन की वजह से सॉल्व नहीं हुआ, हमने तो इस फॉर्मूला को यूज किया था सॉल्व करने के लिए। देखो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया और ए इनटू बी से आया, इससे पता चला था। अगर इसके जगह यहाँ पे ये लिख देता कि हाँ कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने से ये आता है ए इनटू बी, तो ये वैलिड रीजन हो जाता। लेकिन यहाँ दोनों ही एजर्शन और रीजन सही होने के बावजूद भी ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है, ऑप्शन बी, यानी कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो चलिए देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक एजर्शन रीजन है, जिसमें दोनों स्टेटमेंट को सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। एजर्शन क्या बोल रहा है कि जो नंबर है हमारा 6 पे पावर n, जहां n एक नेचुरल नंबर है, ये
एंड करेगा डिजिट 5 के साथ, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे n का कोई भी पावर पे आप मल्टीप्लाई रखोगे, जैसे n की जगह 1 2 3 कुछ भी रखते जाओगे, तो क्या ये 5 डिजिट के साथ एंड करेगा, मतलब इसका लास्ट वाला जो डिजिट आएगा क्या ये 5 आएगा, ऐसा ये बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ये 5 आएगा। रीजन में बोल रहा है कि जो 9 टू द पावर n नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए एक एक करके समझते हैं दोनों ही स्टेटमेंट को। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है 6 का पावर n, जहां n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो अगर आप n के जगह अगर 1 रखोगे, n के जगह 2 रखोगे, n के जगह 3 रखोगे, कोई भी आप इसमें अगर नंबर रखते जाओगे तो इसका लास्ट डिजिट कभी भी 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, देखो n को सॉरी 6 को अगर 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 2 टाइम्स करोगे तो 36 आएगा, लास्ट में इसका वैल्यू 6 मिलेगा, 3 टाइम्स करोगे तो आपका 216 आएगा, लास्ट में 6 मिलेगा। 6 का पावर कुछ भी आप रख दो, 6 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, उसका लास्ट डिजिट में कभी भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा अब यहाँ पे उसके लास्ट डिजिट में आपका आंसर 6 आ रहा है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया पहला स्टेटमेंट। अब बचा हुआ रीजन को हम लोग देख लेते हैं। यहां बोला है कि 9 टू द पावर n, क्या 9 टू द पावर n बोल रहा है 0 से एंड नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी डिजिट 0 से एंड तभी करेगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों एज अ फैक्टर हो, 2 भी हो और 5 भी हो। यहाँ पे अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 9 का फैक्टर्स आपका 3 आता है, ओनली 3 आता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स 2 और 5 नहीं मिल रहे, तो ये 9 टू द पावर n कभी भी इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझो, आपके पास मान लीजिए कोई नंबर है, वो है 20 और 20 पे पावर n दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है क्या इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा, तो आपको करना क्या है कि 20 को प्राइम फैक्टराइज कर देना, यानी इसके सारे फैक्टर्स को आपको तोड़ के लिख देना है। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 से आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। तो आपने जैसे देखा यार 20 के 3 फैक्टर्स आए, 2 2 हो गया और एक 5 हो गया। तो जब कभी भी कोई नंबर का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 हो, सिर्फ 2 और 5 या फिर 2 या 5, देखो 3 कंडीशन है, चाहे तो सिर्फ 2 का प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 होने चाहिए, या फिर प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 5 होने चाहिए, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी वो नंबर का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा बोला है यहाँ पे 9 का पावर n जो 0 से एंड नहीं करेगा, तो ये सही बात है, ये वाला आपका स्टेटमेंट सही हो गया। तो जब आपको पता है कि एजर्शन फॉल्स होता है और रीजन ट्रू होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका डी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आई होप आप सब क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर रहे होंगे और आंसर्स कमेंट में बताइए आप जरूर से, इससे आपका प्रैक्टिस पता चलेगा कि आपका कितना अच्छा कमांड है इस चैप्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगेन एक एजर्शन रीजन है, और इस टाइप का एजर्शन में जो स्टेटमेंट कहा है इसके बारे में हमने बात किया है। पूछा है कि क्या ये नंबर आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, देखो यहाँ पे 11 है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस 4 है, तो यहाँ दो टर्म्स है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। इन दोनों में से जो कॉमन वाला नंबर है उसको आप बाहर निकाल लो। ये कॉमन हमें दिख रहा है 4, ये 4 बाहर आ गया, बचा यहाँ से 11, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा +1। इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 33, 33 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से हो जाएगा 66 हो जाएगा, 33 66 प्लस 1 67, 4 इंटू 67। तो 4 इंटू 67 करने के बाद क्या करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे जो 4 है इसके फैक्टर्स को तोड़ो, 4 के फैक्टर्स को आप तोड़ो, 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ेंगे, 67 एक प्राइम नंबर है वो तो टूटेगा नहीं आपका। तो यानी कि ये जो टोटल नंबर आने वाला है इसके अंदर आप देखो फैक्टर्स कितने हैं। इसके अंदर 3 फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, एक 2 है, एक 67 है, एक और 2 है। तो आपको पता है जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे तो 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं इसके, और एक फैक्टर और होगा, कौन होगा, एक 1 भी होगा, तो 4 टोटल फैक्टर्स हो गए। तो 4 फैक्टर्स हो गए तो ये कंपोजिट नंबर पक्का है, आपको क्लियर हो रहा है ये कंपोजिट नंबर है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये ट्रू है। अब रीजन क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म। यानी जब कभी भी कोई कंपोजिट नंबर आप लिखते हो, कोई भी कंपोजिट, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए एक हमने ले लिया कंपोजिट नंबर 6 ले लिया, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम के प्रोडक्ट्स में तोड़ सकते हो। यानी कि जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स मिलेंगे। जैसे यहाँ देखो 2 इंटू 3,
यानी 6 को हमने दो प्राइम्स में तोड़ दिया, 2 और 3 में। अगर आपको कोई और दूसरा कंपोजिट मिल रहा है तो 10 एक कंपोजिट नंबर है, 10 को फैक्टराइज करोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, 2 इंटू 5। तो ये एक बेसिक सा फंडामेंटल थ्योरम भी है, कोई भी कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी तोड़ सकते हो उसके किसके फॉर्म्स में भैया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को जब आप तोड़ोगे तो उसमें से क्या निकलेंगे, उसमें से प्राइम नंबर्स निकलेंगे। जैसे यहाँ 10 के लिए था, अगर आपको 12 के लिए तोड़ना है, 12 भी एक कंपोजिट नंबर, आप तोड़ो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अगेन यहाँ पे 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स है, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, यानी प्राइम्स के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको आप तोड़ सकते हो। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब बात आता है कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, रीजन है, क्या ये ऊपर वाले स्टेटमेंट असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे तो ये कंपोजिट नंबर ये जो आ रहा था, इसके अंदर प्राइम्स दिख रहे हैं आपको, देखो ये जो हमारा इसका आंसर आने वाला था, इसको जब हमने ब्रेक किया इसमें देखो प्राइम से 2 प्राइम है, वापस 2 रिपीट है, और 67 भी क्या है, प्राइम है। तो ये वाला जो भी कंपोजिट नंबर हमारा इसका आंसर आने वाला था, इसका आंसर के अंदर भी हमने जब तोड़ा, इसको फैक्टराइज किया तो सिर्फ प्राइम नंबर दिखे, यानी कि ये और ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसके अलावा जो रीजन में स्टेटमेंट है उसी रीजन की वजह से ऊपर वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए में क्या बोलता है, assertion एंड रीजन बोथ ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है आपका assertion। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन दे रखा है कि 5 + 2 √7 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, एंड गिवन में आपका है √7 ऑलरेडी इरेशनल गिवन है, ठीक है। एक √5, √3, √2 टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है आपके 3 मार्क्स में, और एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है जहां पे मिक्स फॉर्म में रहेगा, इस तरह के फॉर्म में रहेगा, a + b रूट टाइप्स में दिया हुआ रहेगा, वो आपके 2 मार्क्स में पूछता है। कभी कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसका नहीं है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। मैं एडवाइस करूंगा आप लोग खुद से सॉल्व करो, इसको ट्राई करो, अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। चलो देखो कैसे होगा। सबसे पहले सॉल्व जो गिवन है आपको उसको ले लेना है। देखो गिवन क्या था, गिवन है हमारा √7 जो है एक इरेशनल है, गिवन √7 इज इरेशनल। इसको सबसे पहले आप लिख लोगे, √7 एक इरेशनल नंबर है। अब क्योंकि √7 एक इरेशनल में ये दे दिया है, और आपको पता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको जिस नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है उससे हम सबसे पहले मानते हैं कि वो क्या है, वो क्या है, वो बताओ, वो क्या है। हम लोग मानते हैं उसको वो एक रैशनल है। क्या मान लेते हैं, रैशनल। जब भी रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको √5 आ गया, √3 आ गया, √2 आ गया, कोई भी रूट आ गया, √7 आ गया, या किसी भी तरह के रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको इरेशनल प्रूफ करना हो, तो जो नंबर दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि वो एक रैशनल है। तो हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट 5 + 2 √7, माना कि 5 + 2 √7 इज ये एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। p/q, p/q क्या है, p/q सर, p और q दो इंटीजर्स होंगे, p और q क्या होंगे, दो इंटीजर्स, मतलब कि इसका वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यानी किसी भी रैशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां p और q, जहां p और q क्या होंगे, को-प्राइम्स होंगे, p और q क्या होंगे, को-प्राइम्स, p और q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब इन दोनों का HCF 1 होगा, यानी कि p और q जो होगा अब वो और सिंप्लीफाई नहीं होगा, आप उसे और नहीं काट सकते और छोटा फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, ऑलरेडी ये कटा हुआ है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। HCF 1 होने का मतलब, ये को-प्राइम होने का मतलब यही है कि आप इसे और काट के छोटा नहीं कर सकते। देखो आपको करना क्या है इस टाइप का क्वेश्चन में, बहुत आसान है। जो रूट वाला पार्ट है उसको आपको LHS साइड में रखना है, और बाकी सारे नंबर्स को आपको RHS में सेंड कर देना है, RHS में भेज देना है। देखो ये √7 वाला पार्ट को हम लोग इधर रखेंगे, सबसे पहले 5 जाएगा उधर, 2 √7 इधर बच जाएगा, तब तक p/q माइनस में 5 आ गया। इधर एलसीएम लेके रख लेना है, इधर एलसीएम ले लोगे, ऐसा दिखेगा 2 √7, और यहाँ से हो जाएगा p - 5q अपॉन q। ये 2 को आपको उस साइड भेज देना है, इधर सिर्फ √7 बचाना है, √7 बचाना है, p - 5q अपॉन 2q। तो √7 का जो वैल्यू आया हमारा p और q के टर्म्स में आ गया। देखो p - 5q अपॉन 2q। तो क्योंकि p और q हमने माने थे भैया, p और q क्या है, p और q इंटीजर्स हमने माने थे, तो p में से 5q भी माइनस होने जा रहा है, यानी p एक इंटीजर,
5 इंटू क्यू वो भी एक इंटीजर है, तो एक इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो ऊपर वाला जो नंबर जो भी कुछ आएगा वो एक इंटीजर होगा, वो एक इंटीजर होगा। नीचे में क्यू एक इंटीजर, क्यू में 2 मल्टीप्लाइड है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। यहाँ भी इंटीजर है और यहाँ भी इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या मिलेगा सर? इंटीजर अपॉन इंटीजर जो मिलेगा वो एक रैशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? रैशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि रूट 7 है, क्या वो रैशनल हो गया? हमने तो माना था, और क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हम अभी तक जानते हैं रूट 7 कैसा होता है, बताओ। रूट 7 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमने जिस प्रोसेस से इसको सॉल्व किया है उस प्रोसेस के आंसर में हमें क्या दिख रहा है? रूट 7 एक रैशनल आ गया। यानी कि ये इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि रूट 7 क्या है? इरेशनल। इसका मतलब हमने जो लेट किया था, हमने जो ये लेट किया था 5 प्लस 2 रूट 7, ये हमने गलत लेट किया था, ठीक है। हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। इसका मतलब कि 5 प्लस 2 रूट 7 भैया रैशनल तो है नहीं, अब रैशनल हट गया तो फिर बचा क्या आपके सामने? इरेशनल। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो आप ध्यान से। जब भी जो रैशनल नंबर को, सॉरी, जब भी जिस नंबर गिवन है आपको उसको इरेशनल प्रूव करना है, तो आप सबसे पहले उसको लेट कर लेना कि वो एक रैशनल है। आप रैशनल ले लिए, बगल में लिखोगे पी बाई क्यू। जो पार्ट आपका है, देखो जो रूट वाला पार्ट है, जैसे यहाँ रूट वाला पार्ट है रूट 7, उसको आपको एलएचएस के साइड में बचाना है और बाकी सारा चीज को आपको ट्रांसपोर्ट कर देना है इधर भैया आरएचएस में। आरएचएस में जब आप भेजोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। जब ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, उस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? रैशनल नंबर। लास्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पे रूट 7 क्या दिख रहा है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दिख रहा है तो इस बात को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। किस बात को? तो हम जानते हैं, या क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन तो बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि रूट 7 क्या है? इरेशनल है। हम उसे क्या ला के दे रहे हैं? रैशनल दे रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, कहीं तो भैया दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब हमने जो लेट माना था वहीं पे प्रॉब्लम था। हमने क्या लेट माना था कि रूट 7, सॉरी 5 प्लस 2 रूट 7 क्या है? रैशनल। इसके बाद में 2 लाइन्स होता है, लिखेंगे क्या हम कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट रूट 7 इज इरेशनल। ये तो दिखा रहा है कि रूट 7 इरेशनल है, हमारा आंसर क्या आ रहा है? रैशनल। इसके बाद का लाइन में आपको लिख देना है सिंपली कि सो आवर ऑप्शन वाज, सॉरी आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, इसीलिए 5 प्लस 2 रूट 7 क्या हो गया? वो एक इरेशनल हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आपका फिक्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपके बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का है कि आपको आएगा ही आएगा। आप एक काम करो, अभी से प्रैक्टिस करके रख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू बेस्ड है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि दो नंबर्स आपके, दो नंबर्स है, वो दो नंबर्स है को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स का भैया प्रोडक्ट दिया हुआ है 553, तो उनका एचसीएफ पूछा है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि को प्राइम क्या होता है। को और प्राइम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, को और प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है बताओ आप मुझे? वही ना होता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं सिर्फ। कौन कौन दो फैक्टर्स होते हैं? एक तो 1 हो गया और एक वो नंबर खुद हो गया। सब प्राइम नंबर तो वो होता है ना, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। सर ये सब नंबर्स क्या है? ये सब नंबर्स प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके सिर्फ दो फैक्टर है। एक तो हो गया 1 और एक हो गया वो खुद। जैसे 2 के फैक्टर्स 1 और 2। 3 का फैक्टर कौन होगा? पहला 1 होगा, 3 होगा। 5 का फैक्टर कौन होगा? पहला 1 होगा, दूसरा 5 होगा। तो प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो खुद से और 1 से कटते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखा है को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब वो होता है ऐसे दो नंबर्स, ऐसे कोई दो नंबर्स जिनके आपस में HCF 1, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे 4 हमारे पास एक नंबर है और हमारे पास एक नंबर है, जैसे मैंने ले लिया 9, 4 और 9। अब ये दोनों ही नंबर कंपोजिट है, 4 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है। लेकिन जब ये दोनों साथ में रखेंगे, जब इन दोनों का साथ में बात किया जाएगा, तो ये को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स इसलिए होंगे क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 1 से आएगा। इसको फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 1 से आएगा। क्या कोई आपको ऐसा नंबर दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है? आप सही समझे, कॉमन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? देखो कौन है भैया? सिर्फ 1, सिर्फ 1 है। और कॉमन नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। तो को प्राइम्स आपको क्लियर है? को प्राइम्स ऐसे कोई दो नंबर्स होते हैं जिनका HCF कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ क्या बोल रखा था देखो, दो को प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है 553। तो बताओ उनका HCF कितना होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी है। को प्राइम नंबर्स का आपको HCF पूछ रहा है। मैंने आपको स्टेटमेंट में ही अभी समझा दिया, इसके एक्सप्लेनेशन में ही आपका आंसर छुपा हुआ था कि को प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज कितना आएगा? ऑलवेज आपका इसका आंसर आएगा 1 हो गया। HCF 1 हो गया, ये आपका आंसर। अभी तक हमने टोटल काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई थिंक अभी तक हमने 19 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए।
आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर आप कितने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप इन 90s में से आपका अच्छा खासा स्कोर है, 15 से ऊपर स्कोर अगर आपका है, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे हो या आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक काम करो, इस वीडियो को फिर से देखो, फिर से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो जिन क्वेश्चंस में आप अटक रहे थे। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछ के रखा है √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आता है √2, √3, √5 या √7 या कोई सा भी अदर रूट जब आपको देगा सिंगल हैंडेड का क्या मतलब भैया, रूट के अंदर सिर्फ कोई एक नंबर है, ना आगे है नंबर ना पीछे नंबर है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था, 5 + 2 √7, तो थोड़ा बड़ा हो गया था। जब बड़ा हो गया था वो वाला जो क्वेश्चन देता है वो थोड़ा ईजी होता है और वो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो सिंगल डिजिट वाला होता है रूट के अंदर, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाता है, लंबा प्रोसेस जाता है, तो ये 3 मार्क्स में आपका पक्का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कोई भी रूट हो, √2, √3, √5, √7, √11, कुछ भी रूट दे दे, आपको एक बार मैं टेक्निक सिखा दे रहा हूँ, एक बार प्रोसेस आप देख लीजिए, आप किसी भी रूट्स को एग्जाम में क्लियरली सॉल्व करके आओगे, पक्का है सॉल्व करके आओगे। देखो कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें टेक्निक वही है भैया, टेक्निक को ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या टेक्निक अप्लाई है कि जिस चीज को आपको इरेशनल प्रूव करना है उसका अपोजिट हम लोग लेट करके चलेंगे, यानी हम लोग पहले से मान के चलेंगे कि √3 आपका क्या है, √3 एक रैशनल नंबर है। देखो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, यहाँ लेट कर लिए √3 इज रैशनल, √3 को हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। अब क्योंकि किसी नंबर को हमने रैशनल मान लिया, तो कोई भी नंबर रैशनल जो है उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे √3 को लिख सकते हो p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p और q क्या होंगे, p और q होंगे सर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं मतलब जिनका HCF क्या है, 1 है। सर HCF 1 है इसका क्या मतलब है, HCF 1 है इसका यह मतलब है कि p और q और भी कोई सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ 1 को छोड़ के। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि p और q पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो p और q दोनों को डिवाइड कर दो। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे बच्चे फंसते हैं, वो समझ नहीं पाते लॉजिक को। मतलब p और q ऐसे दो नंबर्स हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले एक्सेप्ट 1। 1 ही एक इकलौता ऐसा नंबर है जो p और q दोनों को डिवाइड करते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर ऐसा कोई दूसरा नंबर आता है तो मतलब इसका ये मतलब है कि जो हमारा p और q है वो कोप्राइम्स नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो q डिनोमिनेटर में है इसको आपको √3 के साइड में भेज देना है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, p = √3 टाइम्स इंटू q। दोनों साइड आप स्क्वायर चढ़ा दो, जब स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दोगे तो इधर मिल जाएगा आपको p², इधर मिल जाएगा 3 इंटू q², 3 इंटू q²। इसके बाद क्या करना है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, p² को हम लिख सकते हैं 3 × q²। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि देखो 3 के टेबल में जब आप आगे पढ़ रहे होगे कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, p² मिल जाएगा। कितने टाइम्स में मिल जाएगा, तो 3 का टेबल में q² टाइम्स में। सर q² टाइम्स क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहां से समझो। जो 3 है, 3 का टेबल में कोई ना कोई टाइम्स में, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे कोई नंबर है 3 का टेबल में, हो सके इसका वैल्यू मान लेते हैं 10, तो 3 का टेबल में 10 टाइम्स पढ़ने से कौन सा नंबर आ जाता है, p²। इसका मतलब जो 3 है वो p² को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहे हैं सर, जो 3 है 3 डिवाइड्स किसको कर रहा है, p² को। 3 के टेबल में p² आ रहा है सर, कैसे आ रहा है, देखो यहां से सिंपल से 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो कुछ नंबर है यहाँ पे q², तो आपका क्या मिल रहा है, p²। इसका मतलब जो 3 है वो p² को डिवाइड कर रहा है। अब कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो एक छोटा सा थ्योरम होता है कि वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगा, यानी अगर 3 p² को डिवाइड कर रहा है तो 3 आपका p वाले नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए 3 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। अब क्योंकि 3 p को डिवाइड कर रहा है, 3 के टेबल में किसी नंबर ऑफ टाइम्स में, हो सके 10 बार में या 20 बार में या 30 बार में या 100 बार में, कहीं पे भी ये नंबर q आ रहा हो, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 इंटू r इज इक्वल टू p। देखो आप समझे यहाँ पे 3 इंटू r इज इक्वल टू p, यानी कि 3 के टेबल में r टाइम है। सर r क्या है, r एक कोई नंबर है, कोई सा भी टाइम्स में 3 के टेबल में कोई नंबर ऑफ टाइम्स में आपको क्या मिलेगा, p मिलेगा। बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको p का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। p का वैल्यू कहाँ है सर, p का वैल्यू ये देखो, ये जो आपको q के टर्म्स में है, यहाँ p की जगह आपको उसको लिखना है। ये देखो कैसा आ जाएगा, 3 इंटू r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 इंटू q।
रूट जब दिख जाए तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करा दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करा दोगे तो नंबर ऐसा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर हो गया, इधर से रूट 3 का स्क्वायर 3 और इधर से क्यू स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। फिर से कुछ ऐसा ही है जैसा हमने पी स्क्वायर के साथ देखा था। अब देखो मैं इसको ब्रेक करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो 3 का टेबल में r स्क्वायर टाइम्स में आपका q का स्क्वायर मिलता है। फिर से समझो, 3 का टेबल में 3 का टेबल है r स्क्वायर टाइम्स में, मतलब 3 का टेबल में कोई नंबर ऑफ टाइम्स में 10 20 30 100 कुछ भी टाइम्स में क्या आ रहा है आपका q स्क्वायर। ये 3 का टेबल में कहीं ना कहीं तो आ रहा है q स्क्वायर, है ना, कहीं तो आपको मिल रहा है। r स्क्वायर कितना होने वाला है हमको पता नहीं, लेकिन आप देखो 3 का टेबल में कोई नंबर ऑफ टाइम्स में क्या मिलने वाला है q स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं जो 3 नंबर है वो डिवाइड कर रहा है आपके q वाले स्क्वायर को, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि 3 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई गिवन नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि जो 3 होगा वो किसको डिवाइड कर रहा होगा, q को भी डिवाइड कर रहा होगा। सर ये क्या हो गया, 3 जो नंबर है आपका p और q दोनों का डिवाइजर हो गया। देखो तो पहले हमने देखा था ये जो 3 है, ये जो 3 है ये p को भी डिवाइड कर रहा था, और अभी अभी हमने देखा जो 3 है आपका q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब सर जो 3 है वो p एंड q दोनों का ही फैक्टर है, यानी ये कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है मतलब सर शायद सर हो सके ये HCF हो सके सर ये HCF HCF हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि दोनों ही जो 3 है आपका दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q, 3 दोनों ही p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब सर ये पता चला कि जो 3 है ना वो 3 क्या है, वो 3 p और q तो को प्राइम नहीं है। इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया था, हमने क्या लेट किया था, p और q जो नंबर्स है वो को प्राइम है। को प्राइम मतलब p और q 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। p और q 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मिल रहा है जो 3 है वो दोनों p और q को डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब p और q दोनों 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो अज्यूम किया था, हमने जो माना था वो हमने गलत माना था। इस बात को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहा है। हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो माना था, इस चीज को ये गलत साबित कर रहा है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि p और q को प्राइम है, वो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे अदर देन p और q दोनों डिवाइड होगा, लेकिन सिर्फ किससे होगा, 1 से। 1 के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा नंबर नहीं होगा जिससे p और q दोनों डिवाइड होगा। लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा है कि p और q दोनों किससे डिवाइड हो जा रहा है, 3 से। इसका मतलब स्टार्टिंग में हमने जो एजम्पशन लिया था वो हमारा गलत है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर एजम्पशन, कि हमारा एजम्पशन गलत था। अब हमारा एजम्पशन गलत था, हमने अज्यूम किया था कि रूट 3 क्या है, रैशनल, तो ये हमारा मानना था बिल्कुल गलत था। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर। देखो रूट 3 क्या हो गया, एक इररेशनल नंबर हो गया। तो ये हमने रूट 3 को इस तरह से यहाँ पे इरेशनल प्रूफ कर दिया। अब एग्जाम में आपका रूट 2 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए, या कोई सा भी रूट आ जाए, आप उसको इरेशनल प्रूफ आसानी से कर दोगे। ये हमने आज के इस सीरीज के अंदर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th के लिए 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर वाइज करके हम इस सीरीज के अंदर लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।